जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संवैधानिक संस्थान। संवैधानिक संस्थान क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं और उसके बाद जो संवैधानिक संस्थान है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो संवैधानिक संस्थान की बात करने जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थान को क्या है पहले इसको भी एक बार समझने का प्रयास कर दीजिए। संवैधानिक संस्थान में अगर संवैधानिक का मतलब होता है कि जो संविधान में लिखा हुआ है, जो संविधान में दर्ज है, जो संविधान में दर्ज है, किसी भी मतलब जो किसी भी अनुच्छेद आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल में जिनके बारे में उल्लेख है उसको हम लोग संवैधानिक कहेंगे। और जो संस्था है मतलब उस आर्टिकल में जो संवैधानिक संस्था के बारे में उल्लेख करता है उसी को संवैधानिक संस्थान हम लोग कहते हैं। तो आगे चलिए, अच्छा ये समझना ज़रूरी है कि जो ये हम लोग पढ़ते हैं ये तो हम लोग जानना ज़रूरी भी है, साथ ही साथ किसी भी परीक्षा में जो वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहता है हम लोग के लिए, तो इसलिए हम लोग को ये कवर करना ज़रूरी है। तो संवैधानिक निकाय में सबसे पहले हम लोग निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो निर्वाचन आयोग की अगर इसकी स्थापना देखा जाए तो इनकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है और ये संविधान के भाग 15 में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा भाग में? संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 में है। तो जो निर्वाचन आयोग, जैसे कि जो भी मतलब राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये सब का जो काम करता है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। और निर्वाचन आयोग में बस जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो राज्य पंचायती चुनाव करता है, बाकी जितने भी निर्वाचन आयोग ही करता है। वर्तमान में इसका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कितना है वर्तमान में? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरा है मतलब 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है। तो जो मेन है, जो हेड है, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है वो एक होगा और उसके साथ 2 अन्य है। हालांकि इसके पहले केवल एक ही जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, और अभी इसके साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी है। तो इस जो निर्वाचन आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो नियुक्ति कौन करते हैं ये हम लोग को याद रखना है। नियुक्ति हम लोग के राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसका कार्यकाल कितने? 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक। 6 वर्ष से 65 वर्ष। लेकिन जो अन्य आयुक्त होते हैं, जो अन्य आयुक्त हैं, उनका जो अन्य आयुक्त है उनका मतलब 6 वर्ष से 62 वर्ष में जो जल्दी हो, मतलब जो पहले मान के चले कोई 60 वर्ष में ज्वाइन कर रहा है, ठीक, 60 वर्ष में कोई निर्वाचन आयोग ज्वाइन करता है, तो इसका सबसे पहले क्या होगा? 6 वर्ष या 62 साल। तो 62 साल सबसे पहले होगा, तो इसको 62 साल में ही रिजाइन करना होगा, ना कि इनको 6 साल कंप्लीट करना होगा। तो ये समझ में आ गया कि मतलब 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हुई, इसका मतलब क्या होता है। तो इतना जैसे हम लोग को समझ में आ जाएगा, तो हम लोग का अब निर्वाचन आयोग के बारे में जो देखना था, निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग देखना था कि ये भाग 15 में है, ये अनुच्छेद 324 में है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो ये सब हम लोग देख लिए हैं। इसका कार्य भी हम लोग देख लिए। कार्य क्या है? निर्वाचन से संबंधित जो भी है उनका प्रावधान करना है, राजनीतिक दलों की मान्यताएं प्रदान करना है, राजनीतिक दलों की मान्यताएं प्रदान करना है, उसका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संचालित करना है। राष्ट्रपति शासन जहाँ पे होता है वहाँ पे फिर उस मतलब 1 साल के बाद वहाँ पे चुनाव कराया जा सकता है या नहीं, उसके बारे में इन्होंने बात करती है इस चुनाव आयोग के द्वारा। राजनीतिक दलों के लिए जो आचार संहिता होता है उसको भी ये लागू करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में देखें। आगे चलते हम लोग संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी वाला है, ये यूपीएससी कमीशन है। संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हम लोग को 1926 को हुई थी। और कौन सी कमीशन? ली कमीशन। ली कमीशन जो है, ली कमीशन की सिफारिश पर
संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये भाग 14 में है और अनुच्छेद 315, भाग 14 और अनुच्छेद 315 में इसको शामिल किया गया। जैसे कि हम लोग बात किए कि संविधान में उल्लेख है, मतलब वो संवैधानिक संस्थान है। तो ये कहाँ पे उल्लेख है? ये संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 में है। ये संघ लोक सेवा आयोग के बारे में इतना देख लिए हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य है। तो वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य है। टोटल कितने हैं? टोटल यहाँ पर अभी 11 है। इनका भी अगर कार्यकाल देखें तो 6 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले है उसी तरीके से होगा जैसे हम लोग की मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में देखे थे। तो कितना है इनका भी कार्यकाल? 6 वर्ष और 65 वर्ष में जो पहले हो, यही है ना, 6 वर्ष और 65 वर्ष में जो पहले हो। तो ये हम लोग देख लिए हैं। इसके जो अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो हटाने का प्रावधान है, चूँकि नियुक्ति राष्ट्रपति करती है और जब नियुक्ति राष्ट्रपति करेगी तो उसको हटाने का भी प्रावधान राष्ट्रपति का ही होगा। तो मतलब अगर कोई मान के चले कोई नियुक्ति किया जाता है जिस पोस्ट के अधिकारी के द्वारा, उसको हटाने के लिए कम से कम उसी पोस्ट के अधिकारी हो या उससे उच्च लेवल का हो। तो इस तरीके से हम लोग देखें, चूँकि राष्ट्रपति इसको नियुक्ति करती है तो हटाएगी भी कौन? राष्ट्रपति। इतना हम लोग देख लिए। इनका कार्य एवं उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो कार्य में क्या होगा? अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवा जैसे IAS, IPS, IFS, ये सब का नियुक्ति कहाँ से होता है? UPSC से होता है। अगर कोई राज्य में, मतलब जैसे स्टेट PCS, अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो JPSC से संबंधित अगर कुछ सलाह मशवरा करना है तो सबसे पहले जो है मतलब JPSC और राज्यपाल को बोलेंगे और फिर राज्यपाल फिर उसको अनुरोध करेगा। किनको? UPSC को। इस तरीके से जो UPSC कमीशन है ये प्रतिवर्ष अपना आवेदन किसको भेजता है? राष्ट्रपति को भेजता है। तो इतना हम लोग समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फिर हम लोग। तो संघ लोक सेवा आयोग भाग 14 में है, अनुच्छेद 315 में है। ली कमीशन के सिफारिश पर 1926 में स्टेबलाइज किया गया था। इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 6 साल और 65 वर्ष की आयु में जो भी जल्दी होगा, मतलब जो भी पहले होगा उस पर होगा। जैसे कि UPSC सेंट्रल गवर्नमेंट पर है तो उसी तरह से राज्य स्तर पे राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और इसका भी सेम अनुच्छेद है। ठीक। तो आज हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग का और इसका भी जो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद भाग 14 और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच है। तो इतना, इसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं और इनकी जो नियुक्ति करती है, यहाँ देखिए नियुक्ति राज्यपाल कर रही है। कौन? नियुक्ति राज्यपाल करेगी, लेकिन इसको हटाने का जो प्रावधान है, नियुक्ति राज्यपाल कर रही है लेकिन जो हटाने का जो प्रावधान होगा ये हम लोग का राष्ट्रपति के द्वारा। ये वाला पॉइंट देखिए, अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, लेकिन इसको हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। इतना समझ में आ गया। साथ ही साथ इनका कार्यकाल देखें तो 6 वर्ष और 62 वर्ष, जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का था 6 वर्ष और 65 और अन्य जो उपायुक्त था उसका था 6 वर्ष और 62 था। तो उसी तरह से ये भी 6 और 62 ही है। तो इसमें जो हम लोग देखें कि 6 वर्ष और 62 वर्ष जो पहले होगा उसको मतलब सेवानिवृत्त की जाएगी और कौन हटाने का इनका प्रावधान है? राष्ट्रपति को। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी नियुक्ति कर रही है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक। लेकिन हटा कौन रहा है? नियुक्ति कर रहे हैं राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति। इसलिए जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो कमीशन है उसके हटाने के बारे में ये मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर UPSC या अन्य लोग जो मतलब इनके जो सदस्य होते हैं स्टेट
पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सदस्य होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यूपीएससी के चेयरमैन या यूपीएससी के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन राज्य के किसी और दूसरे पोस्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे मान के चले अभी जो भी मतलब प्रेजेंट में अगर सदस्य है जेपीएससी का चेयरमैन या उनके अन्य सदस्य, वो यूपीएससी में ही जा सकते, किसी और जैसे राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त या किसी भी पोस्ट में नहीं जा सकते झारखंड में। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं फिर हम लोग। उद्देश्य वही है कि राज्य में जो बड़े बड़े अधिकारी है वो राज्य लोक सेवा आयोग ही गठन करते हैं। हम लोग अब जीएसटी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? जीएसटी। तो जो जीएसटी है इसके बारे में बात करें, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कमीशन, ये हम लोग का अनुच्छेद मतलब जो अनुच्छेद 279 के क के तहत है। कितना? 279 क और 101 संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। 101 संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, 101 अमेंडमेंट। और ये कौन से आर्टिकल्स में? 279 का क, 279 का कोई मतलब ये जो हम लोग संविधान में है, मतलब ये क्या है? संवैधानिक संस्थान है। इतना हम लोग देख लिए। इसका जो अध्यक्ष होता है इस परिषद का, वो अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वर्तमान में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा वो भी मतलब जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होंगे। कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर इनके अध्यक्ष होंगे जीएसटी परिषद के। इसका जो सचिव होगा, ये राजस्व सचिव इसका पदेन सचिव होता है। एक्स ऑफिसियो जो सेक्रेटरीट है वो उसका सचिव होगा। राजस्व सचिव कौन है? इसका पदेन सचिव होगा। इसका कार्यकाल समय समय पर निर्धारण किया जाता है। जैसे से निश्चित कोई कालखंड नहीं है कि 5 साल होगा या 10 साल होगा, इस टाइप से कोई कालखंड नहीं है। आगे चलते हैं फिर हम लोग। इसमें जो कार्य जीएसटी का कार्य अगर देखें तो जीएसटी कार्य का मतलब होता है कि किसी वस्तु या किसी सेवा में टैक्स लगाना है या टैक्स नहीं लगाना है, उससे संबंधित ये काम करता है। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान देता है, जैसे असम, हिमाचल के जो हिमालय के जो तटीय प्रदेश है उसके लिए अलग से इसका नियम कानून होता है। यहाँ जितने भी निर्णय ली जाती है जीएसटी में वो सब बहुमत के आधार पर ली जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुमत के आधार पर निर्णय ली जाती है। राज्यों का भाग 2/3 है मतलब, और ये 1/3 मतलब 66% के आसपास किसके पास है? राज्यों के पास, और 33% के आसपास केंद्रों के पास है। तो इस तरीके से हम लोग जीएसटी काउंसिल के बारे में देख लिए। 101 संविधान संशोधन 2016 में लाया गया था। आर्टिकल कितना था? 279। तो इतना हम लोग देख लिए। फिर केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में। तो जो हम लोग केंद्रीय वित्त आयोग की अभी चर्चा करेंगे, किसकी? केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो जैसे भी फाइनेंस कमीशन, जैसे हम लोग अभी 15वां फाइनेंस कमीशन आया है, तो ये भी क्या है? ये भी हम लोग का आर्टिकल में है। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 280। मतलब ये कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। तो अनुच्छेद कितने में है? 280 में इसको लिखा गया है। और जब अनुच्छेद में लिखा गया है मतलब ये संवैधानिक है। इनकी जो देश के पहले वित्त आयोग था वो 1951 में था। कब? 1951 में देश का प्रथम वित्त आयोग है। और अभी और इसमें और एक चीज़ देखना है, देश का पहला वित्त आयोग कब हो रहा है हम लोग का? ये 1951 देश का पहला वित्त आयोग। लेकिन इसका इसमें क्या क्या होता है उसको भी अगर देखें तो इसका एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य विशेषज्ञ होते हैं। तो मतलब एक अध्यक्ष होंगे और 4 विशेषज्ञ, मतलब टोटल कितने मेंबर्स है? इसमें 5 मेंबर्स है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। इसकी नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और जब नियुक्ति राष्ट्रपति ही होगा तो कार्यकाल या जो इनका जो मतलब त्याग कौन करवाएंगे? राष्ट्रपति ही कराएंगे। इतना समझ में आ गया। इसके उद्देश्य और कार्य को अगर देखें तो कर या करों का जो मतलब बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों सरकार को बीच, ये हम लोग का कौन करता है? केंद्रीय वित्त आयोग ही करता है। इस तरीके से संचित निधि
संचित निधि से जो भी मतलब निकालना होगा पैसा पेमेंट, या फिर पंचायत एवं नगर पालिकाओं में जो संसाधनों की पूर्ति कराई जाती है, ये भी केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा ही की जाती है। 15वें वित्त आयोग अभी आए हैं। 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है ये NK सिंह है। कौन? NK सिंह है। NK सिंह 15वां वित्त आयोग है। और 15वां वित्त आयोग में राज्यों की हिस्सेदारी को घटाया गया है। राज्यों की हिस्सेदारी को घटाया गया और अभी कितना 41% किया है। और 1% जो घटाया है ये मतलब जो जम्मू कश्मीर जो पहले राज था वो अब केंद्र शासित प्रदेश आया, तो इसके लिए 1% घटाया है। ठीक, तो इतना हम लोग समझ में आ गया होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग का एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। इसकी नियुक्ति संविधान के, इनका जो मतलब उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 और अनुच्छेद 148, भाग 5 और अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में है। इसका कार्यकाल जो है, कार्यकाल ये 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, जैसे पहले हम लोग देखे थे उसी तरीके से होगा। 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो इसका पहले हो। कार्य एवं उद्देश्य की बात करते हैं तो कार्य एवं उद्देश्य में इसका क्या होगा, केंद्र एवं राज्य एवं उनके वित्त पोषित के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, लेखा जोखा करेंगे, कहीं काम ज़्यादा हो रहा है या गलत हो रहा है उस पर देखना है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है वो भी देखना है। इसलिए इसको लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड और मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जाता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। इसका शॉर्ट फॉर्म केग है। तो ये अपना जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को भेजता है, संसद को भेजते हैं। ठीक, राष्ट्रपति को भेजते हैं, यहाँ संसद लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें जो हम लोग देखे केग में, जो हम लोग केग में देख रहे हैं, केग में देखिए कितना भाग 5 में है और आर्टिकल कितना है 148। ही इम्पोर्टेंट है, भाग 5 और आर्टिकल 148 में है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये 6 वर्ष या 65 में जो नज़दीक होगा, जो सामने होगा, जो पहले होगा उसी कालखंड तक ये अपने मतलब सदस्यता रख सकते हैं। तो केग के बारे में देख लेंगे। केग के बारे में हम लोग ये भी देखें कि लोक लेखा समिति के मित्र और गाइड एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय मतलब अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो पहले आया है उसको हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का सबसे पहले आया है कौन सा, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। सबसे पहले ये आता है। तो जो अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ये हम लोग का संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 में है। और ये कब, सॉरी, अनुच्छेद 338 में इसके बारे में प्रावधान है। किसके बारे में, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। और इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। इसकी नियुक्ति जितने भी मेंबर्स है सबकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। इसका जो कालखंड है वो राष्ट्रपति समय समय पर डिसाइड करते हैं, लेकिन वर्तमान में इनका 3 वर्ष है। वर्तमान में कितना है इनका, 3 वर्ष है। नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, इनका कालखंड 3 वर्ष है। और ये अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक संरक्षण से संबंधित जितने भी मामले हैं उसको क्रियान्वयन और सरकार को कुछ मतलब सरकार को सलाह देते हैं। इसके मतलब किसी भी मामले में जांच के लिए इनको दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। किसकी, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। संबंधित मामले के जो भी व्यक्ति हैं उसको उससे पूछताछ करने का अधिकार है। और ये भारत के किसी भी भाग में व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है और स्वतः संज्ञान लेने का भी इन लोगों के पास अधिकार है। तो इस तरीके से जो पॉइंट है ये सब भी हम लोग को याद रखना होता है। तो ये हम लोग का था 1990 में। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग आता है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आता है, उसको एक बार हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग ओबीसी वाला देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। उसी से निकला है, थ्री जो प्रावधान था उसी से निकला हुआ है ये, सॉरी।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो स्थापना होती है, ये तो जैसे बोला गया था कि जो आर्टिकल 338 है उसी में है, लेकिन इसको फिर मतलब अलग से अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था उससे अलग करके इसको लाया गया था 89 संविधान संशोधन में। 89 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब? 2003 में, मतलब 89 जो अमेंडमेंट एक्ट उसके तहत लाया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इसमें कम से कम एक सदस्यों का महिलाएं होना जरूरी है, इसमें महिलाएं होना जरूरी है। साथ ही साथ इसमें हम लोग को देखना है इसकी नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति नियुक्ति करती है, और चूंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करती है तो इसके सदस्यों को हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति ही हटा पाएंगे और कोई नहीं। इनके सदस्यों 2 से अधिक कार्यकाल नियुक्ति पात्र नहीं है, मतलब 2 से अधिक मतलब 2 बार तक ये मतलब कार्यकाल में रह सकते हैं 2 बार, लेकिन 2 बार से अधिक इसका कोई प्रावधान नहीं है। इनके कार्य और उद्देश्य वही होगा जो जनजाति के लिए संवैधानिक प्रावधान करना, वो लोग का आरक्षण देना, वो लोग के उत्थान के लिए क्या क्या नियम वो सब बनाना है उससे संबंधित होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कमीशन के बारे में। ये हम लोग का हाल फिलहाल में 102 संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। 102 संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया है, और ये आर्टिकल 338 का बी, 338 का ए में क्या है? ये वाला 338 का ए में है हम लोग का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 का बी में है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कमीशन, और 102 संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया है। आगे देखते हैं हम लोग अंतिम रूप से जो टॉपिक है हम लोग का अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद जो है, अंतर्राज्यीय परिषद है, हम लोग का सरकारी आयोग की सिफारिश पर आया है। कौन से आयोग की सिफारिश पर? सरकारी आयोग की सिफारिश पर, सरकारी आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ये अनुच्छेद 263 में है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो उल्लेख है संविधान में कहाँ है, तो अनुच्छेद 263 में है। और इसका जो अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष इसमें प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। कौन? अध्यक्ष इनके प्राइम मिनिस्टर होंगे। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ये इम्पोर्टेंट है, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं इसके सदस्य होते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा भी 6 अन्य कैबिनेट मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसकी? इस जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति द्वारा इसके कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है कि क्या क्या काम होना चाहिए, क्या काम नहीं होना चाहिए। इनका मेन उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। इनकी नियमित रूप से बैठकें करने का प्रावधान है। साथ ही जो भी क्षेत्रीय रीजनल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका समाधान करना है। यही सब इनका काम है। और इनका जो मेन हेड कौन है? अंतर्राज्यीय परिषद का चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोग जो संवैधानिक संस्थान है उनके जितने भी महत्वपूर्ण जो संस्थान निकाय है उनको हम लोग संक्षेप में देखने का प्रयास किए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आने वाले वीडियो में हम लोग सांविधिक निकाय के बारे में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।